दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम आपका संस्कृत का सेकेंड चैप्टर अध्याय 2 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम टॉपिक वाइज इसको, यह एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है, इसमें पूरा भावार्थ हम हिंदी में इसको एक्सप्लेन करेंगे संस्कृत पढ़कर। आप इसको कंप्लीट करिए, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो आप उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम, यह पटना जो आपकी बिहार की राजधानी है अभी, उसी का प्राचीन समय से यह शहर जो है बिहार का सबसे प्रमुख शहर रहा है पटना प्राचीन समय से ही। उसी से रिलेटेड उसी का इतिहास इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो आइए आज जानते हैं बिहार की राजधानी पटना के बारे में, इसका एक संस्कृत में संक्षिप्त इतिहास। तो यहाँ से पाठ का परिचय पहले जानते हैं। इसमें कहा जा रहा है, आप इसे ध्यान से देखेंगे, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत। यानी बिहार राज्य की जो राजधानी नगर है पाटलिपुत्र, पटना का जो प्राचीन नाम है वह क्या है? पाटलिपुत्र। सर्वेषु कालेषु, सभी कालों, काल मतलब काल नहीं समझना है गाछ पर से गिर गए वही काले है, बस से एक्सीडेंट हो गया वह। ये काल जो है वह समय यानी सभी कालों में महत्वपूर्ण रही है। यानी बिहार का, जैसे हम कहते हैं ना, इस आप अपने जिला का सबसे महत्वपूर्ण शहर बताइए तो आप कहें, वो मैक्सिमम तो जिला मुख्यालय ही होता है। जैसे पश्चिम चंपारण में कहेंगे इसका महत्वपूर्ण तो क्या होगा, बेतिया हो जाएगा। इसी प्रकार बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण नगर रही है वह कौन रहा है? पाटलिपुत्र, सभी समय में। अस्य इतिहासा सार्ध सहस्त्र वर्ष परिमित वर्तते। इसका जो इतिहास है, सार्ध सहस्त्र का मतलब होता है 2500, यानी इसका जो इतिहास है लगभग 2500 वर्षों का है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। इतना पुराना है पाटलिपुत्र का इतिहास, यानी इतने वर्षों से यह पाटलिपुत्र है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेष ध्यान आकर्षणम। अच्छा, कोई भी शहर बनता है उसके पीछे तीन चीज होती है। एक तो वह राजनीति के कारण महत्वपूर्ण हो जाए, जैसे कि हमारी राजधानी दिल्ली है देश की, यानी वहाँ पे राजा रजवाड़े पुराने समय से रहने वाले लोग हो जाए तो वह जगह महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा है वह धार्मिक, जैसे बनारस का नाम जो है मंदिर घाटियों का शहर, धर्म के कारण वहाँ पे शानदार मंदिर हो तो वहाँ पे लोगों का आकर्षण होता है। तीसरा है उद्योग, जैसे अभी का शहर अहमदाबाद, यह उद्योग के कारण विकसित है, यानी फैक्ट्री ज़्यादा बैठे, कंपनी ज़्यादा है वहाँ पे। तो इन तीन कारणों से कोई शहर महत्वपूर्ण होता है। तो यह जो पाटलिपुत्र है यह तीनों में वेल है, यानी तीनों में धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेष ध्यान आकर्षण, धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी बिहार में जब धार्मिकता की बात होगी उस समय भी पाटलिपुत्र का नाम आएगा, धर्म के बारे में भी। राजनीति का बात होगी तभी तो राजधानी नगर ही बन चुकी है। और जब उद्योग क्षेत्र की भी बात होगी तो बिहार में बहुत सारे उद्योग भी, जैसे आपका बुक का उद्योग, अभी बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पे हैं। अदर चीज़ें पटना में, पाटलिपुत्र में अभी विकसित है। तो आपने इसे ध्यान से समझा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, पाठ का परिचय ही अभी है, उसे देखते हैं। उसके बाद इसके बारे में बताया जा रहा है कि देखिए, वैदेशिका यात्रिणा, विदेशिका होना चाहिए, वैदेशिका हो गया है, यानी विदेशों के यात्री, मेगास्थनीज फाइयान वेंसान इति सांग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्मरण ग्रंथेषु क्वचक्रु। थोड़ा सा बात समझेंगे। जब कोई व्यक्ति घूमने के लिए किसी दूसरे शहर में जाता है और दूसरे देश में जाता है और उस देश के बारे में जो चीजें लिखता है वह उसका संस्मरण ग्रंथ कहलाता है, या इंग्लिश में ट्रेवलॉग बोलते हैं। यात्रा वृत्तांत हिंदी में समझिए, स्मरण ग्रंथ संस्कृत में, यात्रा वृत्तांत, यात्रा का जो वृत्तांत लिखता है यात्रा वृत्तांत हिंदी में, और ट्रेवलॉग इंग्लिश में। तो यह जो भारत
के बाहर से जो यात्रीगण आए थे, विदेशी यात्री, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसान, इतिसान, यह पाटलिपुत्र नगर का उन्होंने जो अपने आंखों से देखा उसका स्मरण अपने अपने ग्रंथों में करते हैं। पाठे अस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय वर्तते, सामान्य परिचय दिया गया है। देखिए हिंदी में अर्थ देखिए, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग और इतिसांग जैसे विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरणों में, वही संस्मरण ट्रेवलॉग यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। इस पुस्तक में पाटलिपुत्र की महिमा का सामान्य परिचय है। पाटलिपुत्र के बारे में इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं, परिचय का मतलब इंग्लिश में समझे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब चैप्टर की ओर हम मूव करते हैं। तो आप देखें, अभी पाठ का परिचय में कुछ बाकी है, इसको देख लीजिए। प्राचीन भारतीय नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम गंगा नद निवसति अद्भुत महानगरम अभवत। प्राचीन काल से ही, अच्छा यह बात आप जानते होंगे, पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। तो प्राचीन भारतीय शहरों में से एक पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक अद्भुत महानगर बन गया। अभी तो महानगर हो गया। शहर तीन प्रकार, एक तो सिंपल शहर होता है, उसके बाद वह नगर बनता है, और उसके बाद वह हो जाता है महानगर। महानगर, सिंपल शहर को आप बाजार भी कह सकते हैं, जैसे आपके एरिया का, जैसे नवलपुर टाइप का बाजार हो, नवलपुर बाजार, उसके बाद वह बेतिया टाइप का नगर होगा, उसके बाद पटना टाइप का वह क्या हो जाएगा? महानगर। यहाँ पे ग्राम पंचायत होता है, यहाँ पे पंचायत समिति होता है, और यहाँ पे नगर निगम, नगर पंचायत, नगर निगम, ग्राम पंचायत, इस तरह का। अभी क्या बात बता रहे हैं, चलिए इस पे ध्यान नहीं देंगे, इसको बात आप समझ रहे हैं। यानी पटना जो है अभी क्या है? एक महानगर है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद तस्य विषय दामोदर गुप्त कवि स्वस्य कूटनीमताय काव्य लिखित्वा न अस्ति। इसके बारे में, तस्य मतलब इसके विषय में, दामोदर गुप्त नाम का एक कवि है जो स्वस्य से स्वयं के द्वारा जो लिखे हैं कूटनीमत काव्य, उसमें इसमें लिखते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। प्राचीन भारतीय शहरों में महानगर है। उसके बाद है कवि दामोदर गुप्त ने अपनी कूटनीमत काव्य में उनके बारे में एक कविता लिखी है पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में। कौन? दामोदर गुप्त। इस बात को याद रखेंगे, बार बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कूटनीमत काव्य के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त। कूटनीमत काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। एक नाम और आएगा, दोनों कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो दामोदर नाम का व्यक्ति कूटनीति जानता है, दामोदर नाम का व्यक्ति क्या जानता है? कूटनीति जानता है, इसलिए दामोदर गुप्त की जो रचना है वह क्या है? कूटनीमत। आगे चलेंगे, एक राजशेखर नाम के व्यक्ति आएंगे जो उन्होंने अलग लिखा था, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी पाठ का परिचय ही आपका चल रहा है, इसमें देखिए, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थान। यानी वह दामोदर गुप्त जो है कूटनीमत काव्य में पाटलिपुत्र के बारे में लिखते हैं, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम। है एक महितल तिलक, यानी इस भूधरा का तिलक, इस धरती का जो है वह तिलक है, सरस्वती का कुल गृह है, और वह महानगर है। एक पृथ्वी पे जो नगर है, जो कि यह तिलक है इस पृथ्वी का, और वह जो है कुल गृह है, यानी सरस्वती का कुल गृह है, सरस्वती जी वहाँ निवास करती है, और साथ साथ वह महानगर है। नामना पाटलिपुत्रम, जिसका नाम है पाटलिपुत्र, परिभूत पुरंदर स्थानम, यानी वह स्वर्ग लोक के समान है, परिभूत पुरंदर स्थान। उसके बाद एक हिंदी में इतिहास बताता है, यह इसका श्लोक था जिसके बारे में हम बताए, उसके आगे सुनते हैं। आपके चैप्टर के बारे में इसके आगे सुनते हैं। आप ये कलर देख पा रहे होंगे। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटलिपुत्र ग्राम स्थित आसीत। इतिहास में सुना जाता है, माने इतिहास में ये बात बताया गया है कि जिस समय बुद्ध का समय था, बुद्ध का जन्म जो हुआ है लगभग 483 ईस्वी पूर्व,
इनका जन्म हुआ है और 563 ईस्वी पूर्व इनका मृत्यु हो गया है। अभी उल्टे चल रहा है, शायद आप ईसा पूर्व या ईसवी में आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। नहीं जानकारी हो तो आप इतिहास के क्लास में इसे आसानी से समझ सकते हैं। ईसा पूर्व यानी आज से 2000 अभी चल रहा है, तो 2000 में 400 जोड़ यानी 2483 वर्ष पहले उनका जन्म होता है। और आज से 2000, अब इसमें ईयरली जो गड़बड़ हो जा रहा है वो आपको नहीं, 563 ईस्वी पूर्व उनका जन्म होता है और 483 ईस्वी पूर्व उनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। अब एगो आदमी जन्म के बाद 563 में आगे होना चाहिए था, 663 में मरते 100 साल जीकर, तो उल्टे मर रहे क्या? नहीं, तो इसमें 2000 जोड़ेंगे तो 2000 इसमें समझिए 2563 वर्ष पहले सपोज करिए, इसमें 24 जोड़ लेंगे तो अभी 2000 से हम जोड़ रहे हैं, बुद्ध का जन्म हुआ और 2483 वर्ष पहले उनका मृत्यु हो गया। है नहीं समझे? आज से 2563 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ और आज से 2483 वर्ष पहले उनका मृत्यु हो गया। तो इसी को बुद्ध काल कहते हैं। तो बुद्ध काल के समय में वह जो पाटलिपुत्र अभी जो महानगर है वह एक गांव होता था जिसका नाम था पाटलिग्राम। समझ रहे हैं? यत्र वह भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागत, यहाँ जो है यत्र च भगवान, यहाँ पे भगवान बुद्ध बहुत बार आया करते थे, आते थे जाते थे। तेन कथित मासित यद ग्रामो महानगरम भविष्यति किंतु कलस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। यह जो है भविष्य में यह जो ग्राम है वह महानगर बनेगा। यह जो ग्रामो है वह महानगर भविष्यति, किंतु, लेकिन किंतु भी होता थे। अब किंतु परंतु क्या आया देखिए, किंतु कलहस्य मतलब हमेशा झगड़ों में झंझटों में, अग्निदाहस्य आग जननी में आग लगते रहेगा, जल पुरुषस्य जल से यानी गंगा नदी का बाढ़ आते रहेगा, उसमें हमेशा इसे क्या रहेगा, यह भयावह रहेगा, डरा रहेगा यह शहर। तो हिंदी और देखते इतिहास बताता है कि बुद्ध के समय में पाटलिग्राम गंगा के तट पर स्थित था। यानी जो अभी पाटलिपुत्र एक पटना अभी तो हो गया है एक बड़ा नगर, उस समय वहां क्या था, पाटलिग्राम नाम का एक गांव था। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर भगवान बुद्ध की कई बार मुलाकात हुई थी। माने भगवान बुद्ध कई बार वहां आए थे, गए थे और उन्होंने उससे क्या माने उन्होंने कहा अपने प्रवचन में कि यह गांव एक महान शहर बन जाएगा। लेकिन इसमें देखिए, लेकिन में क्या बता रहे हैं, लेकिन वह हमेशा संघर्ष यानी झगड़ों झंझटों से, आग और बाढ़ से पीड़ित रहेगा। अभी भी देखते होंगे पटना पीएमसीएच तक बाढ़ कभी कभी पहले आ जाया करता था। हालांकि इस तरह कहानी अभी तो बहुत सारे कंट्रोल में हो चुके हैं। तो आगे बढ़े क्या, आगे देखते हैं। हालांकि यह पाठ का परिचय नहीं है, पाठ में एंट्री मार चुके हैं, बार बार आपको कंफ्यूजन होता होगा तो डोंट वरी। कालांतरणे पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथित। समय बीता और इस पाटलिग्राम का नाम जो हो गया, क्या हो गया, वह हो गया पाटलिपुत्र। इस पाटलिग्राम का क्या नाम हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काल अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टता यूनान, इतना पहले जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट सिद्ध थी। हालांकि मिस्टेक हो सकता है टाइपिंग में, इसका हिंदी आप समझेंगे कि चंद्रगुप्त का जिस समय शासन काल था, मौर्य वंश का सम्राट चंद्रगुप्त जो भारत का पहला सम्राट थे जिन्होंने साम्राज्य बनाया था, वहीं चाणक्य के जो शिष्य थे, तो उस समय इस नगर की जो शोभा और रक्षा व्यवस्था थी, चंद्रगुप्त का जो राजधानी था वह भी पाटलिपुत्री था, तो उस समय इस नगर की जो शोभा और रक्षा व्यवस्था थी वो अति उत्कृष्ट थी। यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्व संस्मरणेषु निरूप्यते। यूनान का एक राजदूत है, यूनान देश का एक राजदूत है, कौन, वह है मेगास्थनीज। इस बात को आप दिमाग में हमेशा रखेंगे, या बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनान देश का जो राजदूत है वह कौन है, तो यूनान का राजदूत जो है वह है मेगास्थनीज। वह अपने ग्रंथ में लिखता है,
अपने ग्रंथ, उसका यूनान मेगास्थनीज का जो ग्रंथ है उसका नाम है इंडिका। तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा, मेगास्थनीज का जो ग्रंथ है वह है इंडिका। अपने इंडिका में वह जब वो चंद्रगुप्त का शासन व्यवस्था था तो वह इसी समय आए थे, चंद्रगुप्त के शासन काल में यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, और वो अपने स्मरण ग्रंथ इंडिका में इस बात को लिखते हैं कि जिस समय चंद्रगुप्त का शासन व्यवस्था था पाटलिपुत्र में, उस समय उसकी शोभा एवं रक्षा व्यवस्था क्या थी, अति उत्कृष्ट थी। तो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। अस्य नगर से वैभवम प्रिय दर्शिन सुख से समेशु सुतराम समृद्धम। और जब यहाँ पे प्रियदर्शिन यानी प्रियदर्शी कहा जाता था, एक राजा था हमारे इतिहास में जिसे महान कहा गया, महान अशोक, उन्हें उनके जो अभिलेख मिले हैं, अभिलेख का मतलब पत्थर पे लिखे हुए लेख, तो प्रियदर्शी उन्हें कहा जाता था उनके अभिलेखों में। तो अस्य नगर से वैभवम प्रियदर्शिन अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। जब अशोक का शासन हुआ तो इसकी जो शोभा थी, वैभव थी इस नगर की, वह और वैभवशाली हो गए। कौन, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र प्राचीन समय में भारत का एक बहुत बड़ा शासन केंद्र हुआ करता था, पावरफुल जगह। प्राचीन भारत में इसका इतिहास जो है काफी शानदार है, इस शहर का पाटलिपुत्र। यह बिहार के लिए गौरव की बात है। बाद में पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। वहीं बात चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान शहर सुंदर और अच्छी तरह से संरक्षित था। यूनान के राजदूत जो है मेगास्थनीज ने अपने स्मरण ग्रंथ इंडिका में इस बात का वर्णन करते हैं। अशोक के शासन काल में इस शहर का वैभव खूब फला फूला। जब अशोक का शासन काल आया तो उस समय इस नगर का जो वैभव हुआ और विकसित हुआ। तो आगे चलते हैं, पाटलिपुत्र वैभवम। राजशेखर काव्य शिक्षाय प्रमुखा ग्रंथे काव्य मीमांसा ग्रंथे आदर पूर्वक संस्मरण करोति यत् पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा चिरकालात् प्रचलिता आसीत्। एक और कवि हैं राजशेखर, जो अपने काव्य में, शिक्षा ग्रंथ में, जिनका नाम है काव्य मीमांस, जो अपने काव्य ग्रंथ काव्य मीमांस में चर्चा करते हैं कि यह जो शहर है प्राचीन काल से ही शिक्षा के लिए फेमस रहा है, शिक्षा के लिए सरस्वती का यह घर रहा है पाटलिपुत्र। और उसके बारे में देखिए, काव्य शिक्षा पर एक प्रस्तुत कृति काव्य मीमांस में, काव्य शिक्षा पे काव्य मीमांस में राजशेखर नाम के व्यक्ति, पिछला क्या पढ़ा था, कूटनीमत काव्य के रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त। दामोदर को कूटनीति आती है, राजशेखर को काव्य आता है, कविता लिखते हैं राजशेखर, तो इसे याद रखें। तो राजशेखर ने काव्य मीमांस में यह बतलाया, सादा प्रयास करते हैं कि पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा लंबे समय से प्रचलन में थी। यानी यह शिक्षा के मामले में भी जो पाटलिपुत्र था वह क्या था, वैभव था। सारे लोग पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में बात करते हैं। तो वीडियोज में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आएंगे। तो उन्होंने लिखा, अत्रोपवर्ष वर्षावे पाणिनि पिंगल विव्याड़ी वर रुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति मुपजगम। यानी जो है राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में बता रहे हैं, अत्रोपवर्ष वर्षावे पाणिनि पिंगल विव्याड़ी, यहाँ बरसात के मौसम में, यहाँ गुलाबी हाथों में, यहाँ जंगल में पतंजलि ने अपने उत्कृष्ट स्वाद का परीक्षण किया और प्रसिद्धि प्राप्त की। इसी जंगल में, पाटलिपुत्र के जंगलों में इतने महान महान ऋषि भी यहाँ पे हुए और उन्होंने पतंजलि नाम का महान व्यक्ति, जिन्होंने योग बहुत सारे पुस्तकें लिखी, योग दर्शन के ऊपर बात इन्होंने किया और विश्व में अपना नाम कमाए। तो यह जो है यह शहर का यह वैभव है कि इस तरह के लोग जो है पतंजलि जैसे महर्षि भी इस शहर में जन्म लिए। यह था पाटलिपुत्र के वैभव के राजशेखर की विचारे जो शिक्षा से संबंधित थी। आगे बढ़े क्या, तो देखिए आगे, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्र से नामांतरण, यहाँ पे होने चाहिए नामांतरण, पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। कई प्राचीन ग्रंथ जो है उनमें पाटलिपुत्र का नामांतरण, यानी पाटलिपुत्र के जगह पे उसका नाम कुसुमपुर और पुष्पपुर भी मिलता है। आज भी जब आप पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन जाते होंगे वहां पे, तो उसके जो ठीक पीछे वाला जो साइड है, यानी पश्चिम साइड में,
वहाँ पे कुसुमपुर नाम का एक आपको बस्ती दिखेगा, बस्ती क्या एक कस्बा मतलब वहाँ पे विकसित है। तो यानी प्राचीन जो संस्कृत ग्रंथ है उसमें पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या मिलता है, पुष्पपुर या कुसुमपुर भी मिलता है। तो यह बात समझे क्या, आगे देखते हैं। अनेन ज्ञाते यत नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुता उत्पादना भवति स्म। मैंने इसमें ज्ञात है कि इस नगर के जो समीप है बहुत सारे पुष्प के जो उद्योग हुआ करते थे, बहुत सारे पुष्प इस नगर के समीप हुआ करते थे। तो आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जैसे पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम क्या मिलता है, पुष्प या कुसुमपुर बतलाया गया है। इसे पता चलता है कि शहर के निकट फूल प्रचुर मात्रा में उगते थे। आगे बढ़े, आगे देखेंगे आप, आगे देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। पाटल पुष्प संरचनाद अपि पाटलिपुत्र इति नाम निप्सनम गुप्त वंशस्य शासन काले शरद ऋतु कौमुदी उत्सव अतीव लोकप्रिय आसीत्। इसे पाटलिपुत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह कमल के फूल जैसा दिखता है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो सकता है, मतलब इसमें यही बता रहे हैं कि इसे का जो पाटलिपुत्र नाम आया है वह पाटल नाम के पुष्प से आया है जिसे कमल कहा जाता है। माने पाटल जो है वह कमल पुष्प को कहा गया है, यानी पाटलिपुत्र जो नाम आया वह किस पुष्प से आया है, पाटल नाम के पुष्प से आया है। पाटलिपुत्र, पाटल नाम का पुष्प से पाटलिपुत्र का नाम आया है। उसके बाद बता रहे हैं गुप्त वंशस्य शासन काले शरद ऋतु, गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में कौमुदी उत्सव अतीव लोकप्रिय। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे दिमाग में रखेंगे आप। गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में एक महोत्सव मनाया जाता था जिसका नाम था कौमुदी महोत्सव। वह अति लोकप्रिय आसीत्, मतलब वह काफी प्रसिद्ध था। उपस्थिता सर्वे अतीव प्रसन्न आसन, इस जो उत्सव में सभी लोग इकट्ठा होते थे। जिस तरह आज बिहार का छठ पर्व है उसमें बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, तो इकट्ठा होने के सेंस में छठ पर्व बतलाएं। अध दुर्गा पूजाया अवसरे अपि एतादृश समारोह दृश्यते, लेकिन यह जो कौमुदी महोत्सव है वह आज के दुर्गा पूजा के समारोह जैसा दिखता है। यानी पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा है बिहार में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है इसको। तो इस बात को याद रखेंगे। गुप्त वंश का जिस समय शासन काल था पाटलिपुत्र पे, गुप्त वंश के महान सम्राट समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इस तरह का ढेर नाम आप सुने होंगे। इसे नेपोलियन बोनापार्ट के से तुलना किया गया। तो जो इस समय गुप्त वंश का शासन काल था इन लोगों का, उस समय शरद ऋतु में एक उत्सव मनाया जाता था। कौन सा, कौमुदी महोत्सव, जो काफी लोकप्रिय था। यह आज के किस पूजा के समान है, दुर्गा पूजा के समान है। इसे देखें, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे हिंदी अर्थ में देखें। इसे पाटलिपुत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह कमल के फूल जैसा दिखता है। वह पाटल पुष्प के बारे में बता रहे हैं। गुप्त राजवंश के शासन काल के दौरान शरतकालीन कौमुदी उत्सव शहर में बहुत लोकप्रिय था। उपस्थित सभी लोग बहुत खुश थे। आज दुर्गा पूजा के मौके पर कुछ ऐसा ही समारोह देखने को मिल रहा है। यानी दुर्गा पूजा में जिस तरह समारोह होता है उसी प्रकार का गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव। बार बार इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे आपका दिमाग रहना बनता है। तो आगे देखते हैं क्या, यस आगे देखते हैं। इसमें लिखा है काल चक्रवासदा यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीवाणुभूत। पाटलिपुत्र जो है समय बीतता गया, मध्य काल में इसकी जो स्थिति हो गई वह लंजर पंजर हो गई। यानी जिस समय यहाँ पे अफगानों, मुगलों, इन लोगों का शासन आया, बीच वाला यह जो समय है हर्यक वंश के समाप्ति के बाद, यानी 800 ईस्वी के बाद जो यहाँ पे व्यवस्था आई, लगभग 1000 वर्षों तक, 1800 तक मान सकते हैं कि यहाँ की जो शासन थोड़ा सा दिक्कत में, इसका विकास नहीं हुआ। पाटलिपुत्र हाईलाइट शहर नहीं रहा जिस तरह पहले प्राचीन समय में रहता था। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसेषु लभ्यते। हालांकि समय चक्र के कारण मध्य युग में पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा, लंजर पंजर अवस्था में। इसका संकेत जो है कहाँ मिलता है, मुद्रा राक्षस के कई साहित्यिक ग्रंथों में पाया जाता है। मुगल वंश काले अस्य नगर से समृद्ध द्वारा जाता
मुगल वंश के काल में थोड़ा सा विकास हुआ था, लेकिन आंग्ल शास्त्र काल पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। जिस समय अब अंग्रेजों का शासन हुआ तो धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के दौरान पाटलिपुत्र और अधिक विकास हुआ, जो पहले से इस तरह था। चलिए तो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। इतना आप हिंदी समझ ही ले रहे होंगे तो कोई बात नहीं। आगे देखिए यहाँ पे कलम का इंक चेंज। मध्ययुगे एतेत नगरम पटनाम इति नामना प्रसिद्धम अभवत। मध्यकाल में इस नगर का जो है पटना नाम से यह क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। अब इसका नाम क्या हो गया, पटना हो गया। आगे बढ़ते हैं। अयम सदा नगर शब्द निष्पन्न, इस सब से नगर नगर रक्षिका देवी अधापि पटन देवी इत्य पूज्य थे। और पटना की जो नगर की रक्षा करने वाली देवी है उन्हें कहा जाता है पटन देवी। बिहार हो और पूजा पाठ की बात ना आए तो यह अजीब है। तो पटन देवी जो है इस नगर की रक्षा करती हैं और आज भी इनका पूजा जो है पटना में होता है। मध्य युग में यह शहर पटना के नाम से जाना जाने लगा। यह शब्द शहर से बना है, यानी शहर की रक्षा करने वाली जो देवी को आज भी पटना देवी के पटन देवी के नाम से जाना जाता है। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहार से राजधानी चास्ती। अब इस समय अब आधुनिक में बात हो रहा है पाटलिपुत्र के बारे में। इस समय जो है पाटलिपुत्र एक विशाल महानगर बन चुका है। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो गई इसमें, और यह काफी विशाल हो गया। और बिहार राज्य की अभी क्या है, यह इस समय बिहार की यह राजधानी नगर है। अनुदिनम नगर से विस्तार भवति, लगातार दिन प्रतिदिन इस नगर का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तर से दिशा गंगा नदी प्रवहती, इस नगर की किस दिशा में गंगा प्रवहती है, यानी गंगा बहती है उत्तर दिशा में। इस क्वेश्चन को भी आप हमेशा याद रखेंगे। इस पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में कौन सा नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतु निर्माणो वर्तते। इसी नदी पर, गंगा नदी पर पाटलिपुत्र में एशिया का सबसे बड़ा पुल, जिसका नाम क्या है, गांधी सेतु पटना, वह स्थित है। और इस पुल से इस तरह तो आवाजाही होता ही है, कार बस ट्रक इस सब का। अब रेल लाइन की भी निर्माण हो रही है, हालांकि रेल लाइन भी अब स्टार्ट हो चुका है। अब बुक थोड़ा सा पुराना है लेकिन रेल लाइन अभी बन चुका है। हमेशा काम चलते रहता है वहाँ पे। आज पाटलिपुत्र बहुत बड़ा और बिहार की राजधानी है। शहर का हर दिन विस्तार हो रहा है, विस्तार बढ़ते 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 लग रहा है दूसरे भी जिला में पहुँचेगा। गंगा देश के उत्तरी भाग में, इसके उत्तरी भाग में कौन बहती है, गंगा बहती है। इसके ऊपर जो पुल है महात्मा गांधी सेतु पटना के नाम से, पीला पुल भी उसे बोलते हैं, पीले कलर में है, तो वह जो है इस एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। यहाँ तक आपने समझा क्या? तो यहाँ तक यदि आपने समझा तो हम आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट आधुनिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, इस समय नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, बिहार संग्रहालय। एक बार आप विजिट करिए, स्टूडेंट के लिए मात्र 50 रुपया वहाँ पे फी है, लेकिन आई कार्ड लेकर जाइएगा तब। तो नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, बिहार संग्रहालय, उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, सचिवालय है, गोलगिरी है, तारामंडल में जाएंगे आप, जैविक उद्यान, चिड़ियाघर जिसे बोलते हैं, मौर्यकालिक अवशेष, मौर्यकाल के अवशेष है, महावीर मंदिर सबसे फेमस जगह, इत्यादि दर्शनीय संति, यह देखने योग्य है। दर्शनीय का मतलब देखने योग्य, यहाँ देखने के लिए बाहर से भी लोग जाते हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्मस्य गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। इसी पाटलिपुत्र नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। तो यह जो गोविंद सिंह थे, इनका जन्म जो है वह पाटलिपुत्र में ही हुआ था, और यह भी फेमस जगह है, गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थयात्राणि दर्शनार्थमयन्ति, यानी वहाँ पे देश विदेश से तीर्थयात्री सिख धर्म के लोग उस जगह को देखने आते हैं, गुरुद्वारा को। हिंदी में इसका अर्थ जान ले थोड़ा सा, हाँ हिंदी में जान लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए। शहर में एक उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक पार्क, मौर्य अवशेष और महावीर मंदिर है। प्राचीन पटना का सिख धार्मिक स्थल गुरुद्वारा के रूप में जाना जाता है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है।
देश भर से तीर्थयात्री वहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। यानी कोई धार्मिक जगह हो तो वहाँ पे यात्रा जो है वह तीर्थ यात्रा बन जाता है और देश भर से वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। तो यह था आधुनिक काल के संबंधित पाटलिपुत्र के बारे में। तो अब क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक समय में पाटलिपुत्र का वर्णन करें, तो आप इसका वर्णन करेंगे। 5 वाक्यों में पाटलिपुत्र का वर्णन करें तो आप तो अब 50 वाक्य में भी वर्णन करने के काबिल है। लास्ट स्लाइड्स की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्य विद्या विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवाधारित सर्वोच्च सकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमति। प्राचीन काल से ही विद्या के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में किस प्रकार पाटलिपुत्र वैभवशाली रहा है उसको आप जाकर के संग्रहालय में देख सकते हैं। पर्यटन मानचित्र नगर मिदम महत्वपूर्ण। पर्यटन के ख्याल से, देखने के ख्याल से यह जो नगर है काफी प्रसिद्ध है। इस प्रकार पाटलिपुत्र ने प्राचीन काल से ही विभिन्न क्षेत्रों में अपना गौरव बरकरार रखा है। वह शिक्षा के क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो और अभी तो पर्यटन के क्षेत्र में भी रहा है। कुछ संकलित रूप में देखा जा सकता है जिसको उसके संग्रहालय में, बिहार संग्रहालय में जाकर पर्यटन मानचित्र के नगर करने के लिए यह जरूरी है। पर्यटन की दृष्टि से जो लोग जाते हैं वहाँ पे देखने, उनके लिए जरूरी है और यह पर्यटन के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आप देख रहे हैं लास्ट स्लाइड, लेक्चर 2 कमिंग सून। लेक्चर 2 कमिंग सून में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इस पाटलिपुत्र वैभवम का और थर्ड लेक्चर में ऑब्जेक्टिव। इसके साथ ही आपका पाटलिपुत्र वैभवम होगा समाप्त। तो आपने हमें ध्यान से देखा और इसका PDF लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपना नोटबुक बना सकते हैं। तो धन्यवाद।